हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 की शुरुआत 3 अगस्त से होने जा रहे हैं, तो इसके लिए आज के इस क्लास में आपकी शिफ्ट के लिए रामबाण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जिस तरह से और जिस पैटर्न पे आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी लेवल के और उसी पैटर्न पे सारे प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होने वाली है और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ग्रुप डी के पेपर में साइंस, जीके, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग के पूरे 100 सवाल पूछे जाएंगे। तो तैयार रहिएगा कम से कम 80 नंबर लेने के लिए। तो आज के सारे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होने वाली है और ये क्लास आपकी तैयारी पे भारी पड़ने वाला है। तो साथियों, लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे। आप सभी का स्कोर केवल 20 होना चाहिए इस क्लास में, तो जरूर अपना स्कोर आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट को किस वर्ष आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था? तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग को किस वर्ष आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 1986 में भाई भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या बनेंगे? दुनिया का सबसे दक्षिणी डाकघर जिसे पेंगुइन पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, यह कहां पर स्थित है? दुनिया का सबसे दक्षिणी डाकघर जिसे पेंगुइन पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, यह कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा यह अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या बनेंगे? पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल थे, जो कि पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेंगे? नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो साथियों, नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया थे, जो कि नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, अरविंद पनगड़िया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेंगे? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? बताइए साथियों, कौन से संशोधन के माध्यम से जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है इसको भाई जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 52वां जो संशोधन हुआ था इसके माध्यम से जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेंगे? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये वियना में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेंगे? गोबी मरुस्थल यानी कि गोबी डेजर्ट का विस्तार मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच में है? तो साथियों, गोबी मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच में है? तो याद रखिए साथियों, एक तो चीन के बीच में और दूसरा मंगोलिया के बीच में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप हर एक सवाल का उत्तर इसी क्लास में तैयार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो साथियों, जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये कटक शहर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो याद रखिए 2003 से शुरू की गई थी। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेंगे? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, याद रखेंगे आप सभी लोग। और साथियों, आप सभी लोगों के लिए भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्त। परीक्षा से पहले बस आप सभी को यही पढ़ना है। जैसा कि साथियों आज 18 जुलाई हो चुका है, ठीक आज से 15 दिन बाद
आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 की शुरुआत हो जाएगी। जिन भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो अंतिम 15 दिनों में बस साथियों इसी जीके करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, जो हम आपको पीडीएफ के रूप में देने वाले। प्लस साथियों प्रीवियस ईयर का लगभग 5 साल का पूरा पेपर हम आपको देने वाले हैं। तो ये मिलेगा कैसे, देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके मात्र साथियों ये पहले 30 रुपये का था, लेकिन आपके एग्जाम के लिए हमने साथियों मात्र 25 रुपये कर दिया। मात्र 25 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अभी अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए, क्योंकि साथियों कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी इस पीडीएफ से। यदि आपके पास केवल 5 से 10 मिनट का भी समय रहेगा तो इस पीडीएफ का कोई भी सब्जेक्ट ओपन करके आप पढ़ सकते हैं साथियों अपने खुद मोबाइल में। ठीक है, सफलता आपकी होने वाली पक्की साथियों। 22,195 पदों पे एक सीट आपकी इस बार तय होने वाली है। बस आपको पढ़ाई की आवश्यकता है भाई, अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो साथियों दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। यक्षगान किस भारतीय राज्य का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है? बताइए, यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है? तो याद रखिएगा साथियों ये कर्नाटक राज्य का है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? बताइए वो कौन प्रधानमंत्री है जिन्होंने भाई अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो वो चौधरी चरण सिंह थे। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों डेली क्लास करने के लिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस क्लास को भाई एक छोटा सा लाइक कर दिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम दिन रात इस टाइम मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जैसे कि डेली का डेली नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे आप सभी लोग बदरुद्दीन तैयबजी थे। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 का। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जिसे नवासा सेवा भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जिसे कि नौहवा सेवा भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। प्राचीन भारत के संदर्भ में गुप्त काल में लिखित अमरकोश किस विधा से संबंधित एक असाधारण ग्रंथ है? तो साथियों प्राचीन भारत के संदर्भ में गुप्त काल में लिखित अमरकोश ये किस विधा से संबंधित एक असाधारण ग्रंथ है? तो याद रखिए संस्कृत व्याकरण और शब्दकोश जैसे। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में दीवाने आरिज विभाग का मुख्य कार्य क्या था? बताइए, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में दीवाने आरिज विभाग का मुख्य कार्य क्या होता था? तो सेना की भर्ती होता था और संगठन और निरीक्षण होता था, यह इनका मुख्य कार्य था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। वर्ष 1907 के सूरत विभाजन के बाद बाल गंगाधर तिलक को मांडली जेल यानी कि म्यांमार में 6 वर्ष के कारावास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? यानी कि साथियों वर्ष 1907 में जब सूरत विभाजन हुआ था, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल यानी कि म्यांमार में 6 वर्ष के कारावास के दौरान भाई वो कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे जब वो 6 वर्ष तक भाई म्यांमार के जेल में थे? तो याद रखिएगा वो भाई गीता रहस्य पुस्तक को लिखे थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह क्या करें? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का यह दायित्व होगा कि वह साथियों बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर
20 को, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? बताइए साथियों, यदि भारत का राष्ट्रपति भी अब्सेंट हो यानी उनका जो पद है वो खाली हो और उस समय उपराष्ट्रपति भी क्या है, अब्सेंट है, उपलब्ध नहीं हो, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो याद रखिएगा साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये भाई काम करते हैं। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। राजकोषीय नीति के संदर्भ में क्राउडिंग आउट इफेक्ट से क्या तात्पर्य है? बताइए साथियों, राजकोषीय नीति के संदर्भ में क्राउडिंग आउट इफेक्ट इससे क्या तात्पर्य है? तो याद रखिए साथियों, सरकार द्वारा अत्यधिक बाजार ऋण लेने से निजी क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता और निवेश में कमी आना, ये होती भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यानी कि कर्व बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की दर के बीच व्युत्क्रमानुपात यानी कि इनवर्स संबंध को दर्शाता है? बताइए कौन सा कर्व बेरोजगारी की दर और इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है? तो वो साथियों फिलिप्स वक्र है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भू आकृतिक विज्ञान में नदी अपहरण यानी कि स्ट्रीम कैप्चर या रिवर पायरेसी की घटना मुख्य रूप से नदी की किस अवस्था और प्रक्रियाकरण होती है? बताइए साथियों, भू आकृतिक विज्ञान में नदी अपहरण या साथियों जो रिवर पायरेसी इसकी घटना मुख्य रूप से नदी की किस अवस्था और प्रक्रियाकरण होती है? तो साथियों याद रखिए, युवा अवस्था में तीव्र शीर्षवर्ती अपरदन यानी कि हेडवर्ड इरोजन द्वारा। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होंगे। क्लियर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर करिए। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक युगों यानी कि जियोलॉजिकल इरेज को सबसे पुराने से सबसे नए के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो साथियों निम्नलिखित भूवैज्ञानिकों युगों को सबसे पुराने से सबसे नए यानी सबसे पुराने सबसे नए के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए साथियों, याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन सबसे पहले, उसके बाद पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सिनोजोइक। ये पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्टली है, सबसे पुराने सबसे नए के सही काल क्रम में है ये। ठीक है, जो साथियों जियोलॉजिकल इरेज है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेंगे? 1857 की विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित पील कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बताइए साथियों, 1857 की विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित पील कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? दोस्त मेरे याद रखिए, भारतीय सेना के पुनर्गठन और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात तय करना था। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। अर्थशास्त्र में मुद्रा का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी किसे परिभाषित करता है? तो साथियों अर्थशास्त्र में जो मुद्रा का वेग है किसे परिभाषित करता है? तो ध्यान देंगे आप लोग, एक निश्चित अवधि में मुद्रा के एक इकाई का जितनी बार विनिमय यानी कि ट्रांसैक्शन होता है इससे वेलोसिटी ऑफ मनी परिभाषित होते हैं। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो साथियों कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका जो कि पार्ट नहीं है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, तंजानिया देश इसका पार्ट नहीं है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो याद रखिए साथियों, जो लोक लेखा समिति क्या होता है भाई, जो सीएजी होते हैं इनकी रिपोर्ट की जांच करते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। आपका परफेक्टली ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। मुगल कालीन भारत में 10 साला प्रणाली जो राजा टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी मूल रूप से क्या थी? बताइए साथियों, मुगल कालीन भारत में 10 साला प्रणाली जो कि साथी राजा टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी मूल रूप से क्या थी ये? तो याद रखिएगा, पिछले 10 वर्षों के फसल उत्पादन और कीमतों की औसत पर आधारित भू राजस्व प्रणाली थी ये, जो साथियों 10 साला प्रणाली थी। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किन दो भौगोलिक क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करता है? दोस्त मेरे ग्रेट चैनल
किन दो भौगोलिक क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करता है? तो एक ग्रेट निकोबार है और दूसरा सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 को। साथियों जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे अभी, क्योंकि साथियों ये हम नहीं चाहते कि डेली क्लास आप सभी को न मिले। डेली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे, ठीक है? तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रकाश के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रकाश के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर साथियों ना प्रकाश का मार्ग वक्रित नहीं बेंड हो जाता और समय धीमा हो जाता है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। लेजर प्रकाश की किरणों में संबंधता यानी कि कोहेरेंस का क्या अर्थ है? तो साथियों लेजर प्रकाश की किरणों में संबंधता का क्या अर्थ है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, सभी उत्सर्जित प्रकाश तरंगों की कला और तरंगधर समान होते हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। द्रव के प्रवाह में बर्नौली का प्रमेय यानी कि बर्नौली प्रिंसिपल मूलतः किस भौतिक संरक्षण नियम यानी कंजर्वेशन लॉ का एक परिणाम है? साइंस का टारगेट 25 का 25 रखिएगा आप लोग इस बार, ठीक है? द्रव के प्रवाह में बर्नौली का प्रमेय मूलतः किस भौतिक संरक्षण नियम का एक परिणाम है? तो ये सातों ऊर्जा संरक्षण का नियम का एक परिणाम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। नाभिकीय भौतिकी में बीटा प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन के दौरान नाभिक के भीतर क्या घटित होता है? दोस्त मेरे नाभिकीय भौतिकी में बीटा प्लस के दौरान नाभिक के भीतर क्या घटित होता है? तो आप सभी याद रखिए, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है और एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, ठीक है? बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। रसायन विज्ञान में सहसंयोजक उप सहसंयोजक यौगिकों के संदर्भ में उप सहसंयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का योगदान कैसा होता है? बताइए साथियों। रसायन विज्ञान में सहसंयोजक उप सहसंयोजक यौगिकों के संदर्भ में जो उप सहसंयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का योगदान कैसे होता है? तो याद रखिए साथियों, साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है? तो इस सवाल का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को हल करिए भाई। कार्बनिक यौगिकों को शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त क्रोमैटोग्राफी तकनीक मूलतः किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों कार्बनिक यौगिकों के जो शुद्धिकरण है इसके लिए प्रयुक्त जो क्रोमैटोग्राफी है तकनीक एक प्रकार के मूलतः किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये साथियों स्थिर और गतिशील चरणों के बीच घटकों के चयनात्मक अधिशोषण या वितरण में अंतर पर आधारित है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक यानी कि पॉलीमर एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे एक बार सांचे में ढालने के बाद गर्म करके दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता? तो साथियों कौन सा पॉलीमर है जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे एक बार सांचे में ढालने के बाद गर्म करके दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता? तो वो कौन सा साथियों बहुलक पॉलीमर है? तो वो बेकेलाइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। आणविक जीव विज्ञान में डीएनए प्रतिकृतियां यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी खंड यानी कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का निर्माण किस श्रृंखला पर होता है? बताइए साथियों। आणविक जीव विज्ञान में डीएनए प्रतिकृतियां यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी खंड का निर्माण किस श्रृंखला पर होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, लैंगिक स्टैंड पे यानी कि असत रूप से होते हैं। लैगिंग स्टैंड पर असत रूप से होती है, असतत रूप से। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। मानव शरीर में यूरिया चक्र, यूरिया साइकिल या कि ऑर्निथिन साइकिल जो अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदलता है मुख्य रूप से किस अंग में संपन्न होता है? तो साथियों मानव शरीर में यूरिया चक्र जो अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदलता है मुख्य रूप से किस अंग में भाई ये संपन्न होता है? तो याद रखिए यकृत यानी लीवर में संपन्न होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए। तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम में MHC वर्ग अणु शरीर के किन कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं?
प्रतिरक्षा प्रणाली में जो MHC वर्ग पहला है, अणु शरीर की किन कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं? तो साथियों ये सभी केंद्रक युक्त यानी कि न्यूक्लिएटेड कोशिकाओं पर पाए जाते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। एंजाइम गतिकी के संदर्भ में माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक का मान यदि बहुत कम है तो यह क्या दर्शाता है? तो साथियों एंजाइम गतिकी के संदर्भ में माइकेलिस मेंटेन जो स्थिरांक होते हैं इसका मान यदि बहुत कम है तो यह क्या दर्शाता है? एंजाइम के अपने सबस्ट्रेट के प्रति बहुल उच्च आत्मीयता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। किसी गैस के लिए क्रांतिक तापमान यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर वह तापमान है, क्या होगा साथियों? किसी गैस के लिए क्रांतिक तापमान वह तापमान है जो कि साथियों जिसके नीचे गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। भौतिकी में हाल प्रभाव यानी कि हाल इफेक्ट का उपयोग मुख्य रूप से क्या मापने या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो साथियों भौतिकी में हाल प्रभाव का उपयोग मुख्य रूप से क्या मापने या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा अर्धचालक का प्रकार यानी कि N टाइप या P टाइप और वाहक सांद्रता को भाई मापने या निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो हॉल इफेक्ट है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को हल करिए भाई। अकार्बनिक रसायन विज्ञान में अक्रिय युग्म प्रभाव यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण आवर्त सारणी के भारी तत्व यानी जैसे PbBi में कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है? बताइए साथियों। अकार्बनिक रसायन विज्ञान में अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण आवर्त सारणी के भारी तत्वों में कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है? तो साथियों याद रखिए इसमें भारी S कक्षक यानी S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने भाग नहीं लेते जिससे निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थिर होती है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। सवालों का लेवल देखिए साथियों बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे सवाल पूछेंगे भाई। जब एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस यानी कि 443 K पर गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो भाई याद रखिएगा एथिलीन बनता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ये PDF आप जरूर ले लेंगे साथियों। पेपर में छपने वाला प्रश्न होने वाला है भाई। जीके करंट अफेयर मैथ रीजनिंग साइंस का। देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर व्हाट्सएप करके मात्र 25 रुपीज़ पे करके सारे क्वेश्चन अभी अपने पास मंगा लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। ठोसों के प्रकाशीय गुणों के संदर्भ में प्रतिदीप्ति यानी कि फ्लोरोसेंस और मुद्रा जो स्फुर दीप्ति यानी कि फास्फोरसेंस है, मुख्य अंतर क्या होता है? तो साथियों ठोसों के प्रकाशीय गुणों के संदर्भ में प्रतिदीप्ति और स्फुर दीप्ति में मुख्य अंतर क्या है? तो इनमें साथियों ना प्रतिदीप्ति में प्रकाश का उत्सर्जन उत्तेजक स्रोत को हटाने के तुरंत बाद रुक जाता है, जबकि जो स्फुर दीप्ति है इसमें यह कुछ समय तक जारी रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूस वायर सिस्टम में दो न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए कौन सा आयन अनिवार्य रूप से उत्तरदायी होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को प्रेरित करता है? बताइए साथियों। तंत्रिका तंत्र में दो न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए कौन सा आयन अनिवार्य रूप से उत्तरदायी होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को प्रेरित करता है? तो वो साथियों कैल्शियम आयन है मेरे दोस्त। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए। पौधों में पाए जाने वाले फाइटोक्रोम रंजक का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों पौधों में पाए जाते हैं फाइटोक्रोम, तो इस रंजक का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिए प्रकाश की अवधि यानी दीप्तिकालिता और अंकुरण की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को हल करिए। जीव विज्ञान में समानुपात का नियम या साथियों एलन का नियम पर्यावरण के अनुकूल के संदर्भ में क्या बताता है? जीव विज्ञान में समानुपात का नियम या एलन का नियम पर्यावरण के अनुकूलन के संदर्भ में क्या बताता है? तो साथियों ठंडे मौसम वाले स्तनधारियों के कान और अंग यानी कि एक्सट्रीमिटीज छोटे होते हैं ताकि उष्मा का क्षय कम हो। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। काफ़ी लंबे साइंस का सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। रसायन विज्ञान में गिब्स मुक्त ऊर्जा
इसका मान यदि ऋणात्मक यानी नेगेटिव है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी? बताइए साथियों, रसायन विज्ञान में गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जो जी है, इसका मान यदि ऋणात्मक है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी? तो याद रखिए साथियों, स्वतः स्फूर्त और ऊर्जा मुक्त करने वाली होगी। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो साथियों फाइनली 50 क्वेश्चन इस क्लास में हमने कंप्लीट किया। अब बताइए साथियों, आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? सबसे पहले साथियों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन करिए क्योंकि डेली क्लास का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए टारगेट विथ विवेक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, उसको ज्वाइन करिए। बताइए साथियों, इन 50 क्वेश्चन में से क्या आप सभी का 20 सवाल सही हुए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो उम्मीद करूंगा साथियों आपको इन 50 क्वेश्चन में से भाई 20 सवाल तो सही हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना स्कोर आप सभी का। तो साथियों इस तरह डेली क्लास आएगी, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और वो पीडीएफ साथियों अपने पास जरूर मंगेंगे। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया अंतिम 15 दिनों के लिए। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।